हेलो फ्रेंड्स, पैरोसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 75 क्वेश्चंस की जो 70 वीडियो आपको कंप्लीट करवानी है। इसमें शुरुआती वीडियो में आपको 3 से 4 जो हमारे सेट हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो पहली जो हमारी वीडियो है ये प्राचीन भारत के संदर्भ में है। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे। और लगातार इसमें क्या है कि भाई जो आपका कलेक्शन है उसमें आपके PYQ के कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अलावा जो आपके किसी भी सेक्शन पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम होती है, जैसे आप साइंस के संदर्भ में देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी उसकी लगभग 28 से 30 ऐसी थीम है जहाँ पे हर साल क्वेश्चन बनता है। और मैंने आपको पैरोसल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे एक बोर्ड पे लिखे हुए 30 थीम्स आपको शेयर भी किए थे। अगर आप थोड़ा इमेजेस वाले सेक्शन में जाएंगे तो पुरानी इमेजेस में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हर जो आपका सब्जेक्ट है उसकी लगभग आपकी 25 से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम होती है। उन्हीं थीम पर ही आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन जो है मैं यहाँ पे करवाऊंगा। इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ आपको क्वेश्चन का जो कलेक्शन है PYQ मिलेगा, कुछ जो हमारे सेट में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं सारे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है, इससे मतलब कि आपका लगभग मेरा प्रयास है कि जो मैं आपको 5000 क्वेश्चन के आसपास की प्रैक्टिस करवाऊँ अगले 60 दिन के अंदर, इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलें और आप लोगों की एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो। मित्रों, एक काम आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है। देखिए, समय बहुत कम है। अब आपकी परीक्षा 30 सितंबर को है कि उसके संदर्भ में आपको कोई नोटिस आता है कि भाई आगे है, ये बात सेकेंडरी है। प्राइमरी सीट तो प्राइमरी बात यहाँ पर तो यही है कि भाई अगर आप यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ 8 से 10 घंटे मेहनत नहीं देंगे तो ये अगर समय बढ़ता भी है तो आपको इससे क्या लाभ होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ से? क्योंकि भाई आपने तो पढ़ा नहीं और बाद में बड़े हुए 40 दिन में आपका PT कैसे निकल जाएगा? तो आप लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि शासन अपने स्तर पे जो काम करेगा आप उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। उसे जब नोटिस देना है, जब एग्ज़ाम करवाना है वो करवाएगा, पर आप अपने आप को बिल्डअप तो करिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको पढ़ना है नहीं, ना वो पढ़ते हैं, बस इसी तरीके से उनको बस मौका चाहिए होता है फ्री या खलियर घूमने का। पर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। आप लोग जिन्हें लगता है उनके अंदर क्षमता है, योग्यता है, घर से निकल के दूसरी जगह आके इतना रेंट या इतना खर्चा कर रहे हैं, आप लोग अपने समय का सदुपयोग करिए। ठीक है मित्रों, तो आइए पहली वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, मौर्य साम्राज्य के अध्ययन हेतु जो पुरालिखित स्रोत हैं इसमें कौन कौन से शामिल हैं? इसमें आपके हिंदी इंग्लिश दोनों ही हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो आपका स्टूडेंट्स है, क्राउड है, वो आपका हिंदी माध्यम का है, तो हम इसको एक्सप्लेन हिंदी में करेंगे। बाकी इसके इंग्लिश के भी सारे आपके सेक्शन है, ये आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य के अध्ययन हेतु जो आपके पुरालिखित स्रोत हैं, ये आपके मुद्रा राक्षस, इंडिका, दीपवंश में से कौन सा है? तो ये तीनों ही हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे खास तौर पे मुद्रा राक्षस हो गया, ठीक है, विशाख दत्त जी का आपका मुद्रा राक्षस है, इंडिका मेगास्थनीज का है, और दीपवंश जो आपका श्रीलंका के स्रोत हैं, ये सारे ही आपके मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। तो डी आंसर यहाँ पे होगा पहले क्वेश्चन का। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निष्क जो है आपका, ठीक है, आपका निष्क जो है सतमान है। इसके अलावा आपका जो ये कृष्णल है, ये क्या है? ये विभिन्न प्रकार के सिक्कों के टाइप हैं। याद रखिए, कई बार ये कृष्णल या फिर सतमान भी लिखा रहता है। माध्यमिक और योगाचार संप्रदाय संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से। कई बार यहाँ पे जैन धर्म में आपको डाउट हो सकता है, लेकिन याद रखिए माध्यमिक और योगाचार ये दोनों ही जो आपके स्रोत हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित। मित्रों, यहाँ पे जो आपका माध्यमिका जो सिद्धांत था, आपको याद होगा कि ये आपके नागार्जुन ने दिया था। नागार्जुन जी के अनुसार किसी ऐसी वस्तु को जिसका ना तो दावा किया जा सकता है, ना ही उसे वर्णित किया जा सकता है, उसे शून्यता कहा जाता है। इसके मूल ग्रंथ को आपने माध्यमिक कारिका के तौर पे सुना होगा। सेकंड जो आपका योगाचार है, विज्ञानवाद है, ये संघ का मार्ग है। इसके जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ये असंग और उनके भाई वसुबंधु थे। तो यहाँ पे आपका माध्यमिक योगाचार जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा देखिए, बौद्ध भिक्षु के संगठन संघ के संदर्भ में यहाँ पे आपके स्टेटमेंट है, बताने की कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि संघ में महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रवेश की अनुमति थी। तो ये आपकी जो प्रवेश की अनुमति थी आपके महिला और पुरुष दोनों को, ये सही है आपका स्टेटमेंट। सेकंड है यहाँ पर आपका कि संघ की आंतरिक बैठकों में सभी निर्णय राजा के द्वारा लिए जाते थे। तो ये राजा के द्वारा नहीं लिए जाते थे। और संघ के नियम और विनियम जो है सुत्त पिटक में आपके दिए गए हैं। जितने भी ये नियम है, संघ के नियम और विनियम, ये सूत्र ही विनय पिटक में दिए गए हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा गलत है और सही स्टेटमेंट आपका कौन सा होगा? पहला वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही होगा। उपयुक्त युग्मों में से बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। पहला है आपका बृहद संहिता, तो मौसम विज्ञान संबंधी विषयों की चर्चा है। फिर आपका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, तो ये खगोलीय
तत्वों की गणना की विधियों का वर्णन है। फिर आपका यहाँ पे शुल्ब सूत्र है जो शल्य चिकित्सा, तो शल्य चिकित्सा से जुड़ा हुआ शुल्ब सूत्र नहीं है। आपको याद होगा कि यज्ञ वेदियों वगैरह के संदर्भ में सारी इंफॉर्मेशन शुल्ब सूत्र में मिलती है। यज्ञ वेदियों के संदर्भ में विभिन्न मापें जो हैं आपको शुल्ब सूत्र में मिलेंगी। तो ये आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये शल्य चिकित्सा वाला, ये गलत है आपका, क्योंकि कई बार शुल्ब सूत्र है और सुश्रुत जो है इसमें आपको कई बार डाउट हो सकता है, भ्रम हो सकता है कि शुल्ब सूत्र कहीं आपके सुश्रुत ने तो नहीं लिखा। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है ए पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि भाई इसका मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या करना और उनकी सर्वोच्चता स्थापित करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। दूसरा कि यह आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष में विश्वास करता है, यह सही है। यह एक द्वैतवादी दर्शन है जहां पुरुष और प्रकृति नामक दो भिन्न सत्ताओं में विश्वास करता है। स्टेटमेंट नंबर 2, 3 ये आपके दोनों सही हैं। किसके संदर्भ में? सांख्य दर्शन के संदर्भ में। और सांख्य दर्शन किसने दिया था ये आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ऋग्वेदिक राज व्यवस्था जो थी इसमें निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखिए ऋग्वेदिक राज्य में राजा का पद वंशानुगत हो चुका था और उसने कबायली संगठन पर असीमित शक्ति का प्रयोग किया था। तो ये देखिए असीमित शक्ति और ये वंशानुगत वाला जो है ये सेक्शन ये यहाँ पे गलत है आपका। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। स्त्रियों को सभा और विदत के कबायली संगठनों में भाग लेने की अनुमति थी। तो ये हमने इसके कई बार विवरण सुने हैं, सभा और विदत में स्त्रियों का। और दैनिक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था जो करों के संग्रहण के लिए उत्तरदायी था। तो पुरोहित आपके करों के संग्रहण के लिए उत्तरदायी नहीं था। यहाँ पर आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। ये आपकी पूरी जो आंसर की है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आपके साथ शेयर की जाएगी। आप बहुत ध्यान से इन सारे प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। हड़प्पा की मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा की मोहरें प्रायः सेलखड़ी से निर्मित है, पहला स्टेटमेंट सही है। मोहरों पर निर्मित सभी सामान्य पशु आकृतियों में से सींग वाला सांड, भैंस, बाघ, गैंडा, इन पशुओं पे आपने ध्यान देना है। वैसे यहाँ पे सांड, भैंस, बाघ, गैंडा मतलब यहाँ पे गाय वगैरह का जो है आपको नहीं मिला था साक्ष्य, और खास तौर पे जैसे शेर, चीता ये सब नहीं, बाघ। तो ये सेकंड वाला आपका स्टेटमेंट भी सही है। प्रत्येक मोहर एक चित्रात्मक लिपि में उकेरी गई है, ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। बौद्ध संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। पहला, पुण्य के स्थानांतरण का विचार हीनयान संप्रदाय की शिक्षाओं का अभिन्न भाग है। तो ये जो पुण्य का स्थानांतरण है ये आपका जो है ये आपके हीनयान संप्रदाय की शिक्षाओं का अभिन्न भाग नहीं है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। अहर्त पद की प्राप्ति महायान संप्रदाय का अभिन्न अंग था। तो अहर्त आपको पता होगा ये हीनयान से जुड़ा हुआ है, ना कि महायान से। वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म में जादू रहस्यवाद में प्रवेश का प्रतिनिधित्व, जादू टोना, ये सारा वज्रयान से जुड़ा हुआ है। खास तौर पे इसका प्रभाव भी भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है यहीं पे था। तो वज्रयान संप्रदाय जो बौद्ध धर्म है जादू और रहस्यवाद से जुड़ा हुआ है। कमेंट में आपने ये बताना है कि वज्रयान संप्रदाय को संरक्षण देने वाले राजा कौन थे। प्रश्न संख्या 10 पे आइए। गुप्त काल की आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस काल में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट दर्ज की गई, मतलब कि जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो ट्रेड होते थे उसमें यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई। ठीक है। श्रेणियों को नगरीय प्रशासन में बड़ा हिस्सा प्रदान किया गया। तो श्रेणियों को तो नगरीय प्रशासन में बड़ा हिस्सा प्रदान किया गया क्योंकि जो श्रेणियां थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की श्रेणियां होती थी। जैसे मान लीजिए कोई तेल बनाने वाले हैं, कोई कपड़े वाले हैं, ये व्यापार के ग्रीड होते थे और काफ़ी ज़्यादा इनके पास धन का संकलन होता था जो प्रभावित करते थे शासन के कार्यों को भी। और इस काल में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट इसलिए है कि बहुत सारे रीजनल क्षेत्रीय राजा भी इस समय उठ खड़े हुए थे। तो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेवल के लिए क्या चाहिए कि भाई जा तो उस समय क्या था कि जा तो आपकी केंद्रीकृत व्यवस्था हो बहुत स्ट्रांग, तब जाके आप हर क्षेत्र में अपने व्यापार को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य आपके बिल्डअप हो गए थे उसके चलते लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट दर्ज की गई थी। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हैं। अहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किसकी प्रशस्ति है? तो पुलकेशिन सेकंड की है। आपको बताना है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसके साथ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था, यह आपको पता होगा, नहीं तो आपने इसके संदर्भ में देना है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया और किसने पुलकेशिन द्वितीय को भी हराया। तो दो राजा यहाँ पे आएंगे कमेंट्स में, आप इसका जवाब दीजिए कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराया था किस युद्ध में और किस शासक ने इन्हें भी हराया था। कुषाणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला स्टेटमेंट है कि इन्होंने भारत में शासन की क्षत्र प्रणाली आरंभ की थी। तो आपको याद होगा कि शक क्षत्र प्रणाली शुरुआत करने वाले थे शक, ना कि कुषाण। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है।
उन्होंने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया, जो उनके लिए आय का एक बड़ा स्रोत था। तो ये रेशम मार्ग इनके कंट्रोल में था पूरा। उन्होंने बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म दोनों को संरक्षण दिया है। तो कुषाणों के द्वारा दोनों को संरक्षण के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। अलवार संतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ये कि वे नैनार संतों समेत तमिलनाडु में प्रारंभ हुए आरंभिक भक्ति आंदोलनों के एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे नैनार थे वैसे ही आपके अलवार जो है ये कृष्ण भक्त मतलब कि वैष्णव संप्रदाय के ये दोनों ही जो थे वहाँ पर आपके भक्ति आंदोलनों में प्रारंभिक में ये दोनों का नाम आता है। आपको ये बताना है कि आपके नैनार जो खास तौर पे जो संबंदर थे, संबंदर किस संप्रदाय से जुड़े हुए संत थे, ये कमेंट्स में आप मुझे इसका जवाब दीजिए। सेकंड स्टेटमेंट है कि वे तंत्रवाद, देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, वे तंत्रवाद दर्शन के लिंगायत शाखा, तो लिंगायत शाखा से ये नहीं जुड़े थे, वो बसव थे। उनकी रचना शिलप्पाधिकारम को प्राय 4 वेदों की भांति महत्वपूर्ण, देखिए शिलप्पाधिकारम रचना तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इनकी ये रचना नहीं है। ठीक है, ये आपकी काव्य श्रृंगार प्रदान रचना है। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न के भाग हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो सम्यक धर्म यहाँ पे नहीं है। और जब भी आपको देखिए मित्रों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका KYC आप याद रखिए। K फॉर आपका नॉलेज हो गया, Y देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आप याद रखिए KPC। यहाँ K फॉर आपका नॉलेज है, P फॉर फिलोसफी है, C फॉर आपका करेक्टर है। तो KPC आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही जो बौद्ध धर्म का आपका अष्टांगिक मार्ग है उसे याद रखने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है, वो है आपका ऑड सेलम। ठीक है मित्रों, ये लिख लीजिए ऑड सेलम। ऑड सेलम क्या है? O फॉर आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और आपका ओड सेलम, D फॉर डिटर्मिनेशन, S फॉर स्पीच, A फॉर एक्शन, L फॉर लिवलीहुड, E फॉर एक्सरसाइज, M फॉर मेमोरी और M फॉर मेडिटेशन। तो ये 8वां अष्टांगिक मार्ग याद रखने के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ऑड सेलम। ठीक है, ऑड सेलम हो गया आपका, ये आप याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पूरे अष्टांगिक मार्ग जो है वो याद रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो आपका यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका प्रश्न संख्या 15। ऋग्वेदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भाई यहां पर आपके कौन से स्टेटमेंट सही हैं। हमेशा देखिए जब भी आप परीक्षा में प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपने हमेशा ये जो आपकी क्वेश्चन टेल होती है, क्वेश्चन की जो पूंछ है आपकी क्वेश्चन टेल है, इसको आप हमेशा पहले पढ़िए। क्योंकि कई बार आप स्टेटमेंट पढ़ते हुए फ्लो में चले जाते हैं और 14 से 15 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अचानक एक जगह आप ये क्वेश्चन टेल नहीं पढ़ते और यहाँ पे होता है कि कौन सा गलत है और आप सही वाले फिल्टर करके उसको चूज करके आगे बढ़ जाते हैं। और आप देखिएगा जो सही स्टेटमेंट होते हैं आपको उसका भी ऑप्शन मिलेगा और गलत वाला जो आपका सही आंसर है उसका ऑप्शन तो वहाँ प्रश्न में आपका रहेगा ही रहेगा। इसी के चलते आप 2 से 3 प्रश्न गलत करते हैं जिसके चलते आपके स्कोर पे काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपने इन सब बातों पे ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, तो ऋग्वेदिक समाज के संदर्भ में यहाँ पर पहला है कि लोगों ने विभिन्न देवताओं की पूजा करने के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। सेकंड, समाज की प्रकृति मात्र सत्तात्मक थी। कर संग्रह की एक नियमित प्रणाली यहाँ पर विद्यमान थी। तो यहाँ देखिए ये है कि भाई लोगों ने विभिन्न देवताओं की पूजा करने के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। तो मंदिर के साक्ष्य जो है ऋग्वेद में उस स्तर पे आपके नहीं है। समाज यहाँ में धर्म तो था कि भाई किन की देवता होती थी, खास तौर पे जो ये प्रकृति पूजक थे। आप देखेंगे तो मतलब जो इंद्र थे या वरुण थे ये सब उस समय जो आपके प्रकृति पूजक थे उन प्राकृतिक देवताओं की पूजा होती थी। समाज की प्रकृति मात्र सत्तात्मक थी, तो मात्र सत्तात्मक नहीं थी। और कर संग्रह की एक नियमित प्रणाली, देखिए कर संग्रह की नियमित प्रणाली तब आती है जब व्यापार और आपका जो एग्रीकल्चर है उस लेवल पे बिल्डअप हो कि भाई बहुत सारे व्यापार और बहुत सारे सिस्टम है जिनके लिए, क्योंकि जब आपके पास शासन में 20-25 कर होंगे तो आप एक सिस्टम बनाएंगे ना, कर संग्रह का, टैक्स कलेक्शन का एक पूरा सिस्टम बनेगा। जैसे आज की डेट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं। ऐसे ही जब वहाँ पे उस समय क्या था कि सिंपली जो सबसे बड़ा धन था वो मेनली जो था आपका गाय वगैरह जो है, इन्हें सबसे ज़्यादा मेनली धन माना जाता था। उस समय तक आपके कृषि के साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उस स्तर पे एक व्यवस्थित कर संग्रह प्रणाली या फिर एक आपके शासक का जो एक सही से वर्ग होता था वो सब नहीं था। प्राचीन भारत के गिल्ड श्रेणी के संदर्भ में यहाँ पर कथनों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। तो वे किसी निर्धारित व्यापार के एकल व्यावसायिक निकाय के रूप में कार्य करते थे, पहला स्टेटमेंट आपका।
वे अपने सदस्यों के ऊपर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते थे। ऐसा नहीं है, उनके अपने रूल्स होते थे, उनका अपना रूल्स रेगुलेशन होता था, उसमें शासन इंटरफेयर नहीं करता था। वे अपने सदस्यों के मृत्यु पर्यंत उनकी विधवाओं और अनाथ बच्चों की देखभाल करते थे। तो यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे आश्रम और बहुत सारे बसेरे बने हुए थे इनके। प्राचीन भारत के संदर्भ में जो आपका ये शब्द है कुटागार शाला, ये शब्द जो है संदर्भित करता है, ये वह स्थान था जहाँ बौद्ध यात्री ठहरते थे और वाद विवाद करते थे। याद रखिए, कुटागार शाला जो है ये आपका डिस्कशन का एक होता था बुद्धिस्टों का। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं? तो देखिए, स्थाविरवाद हो गया, समितियां होगी, महासंघिक, सौत्रांतिक, ये आपके चारों जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। याद रखिए, इसमें से कोई भी सौत्रांतिक या महासंघिक डाल के आपको जैन धर्म के साथ भ्रमित किया जा सकता है। गुप्तोत्तर काल जो था, गुप्त काल के बाद का जो लेटर आपका जो गुप्ता पीरियड है, यहाँ पे जो आपके स्टेटमेंट है आपने बताने कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, विकेंद्रीकृत राजनीतिक विखंडन और विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों का उदय। देखिए, ये आपका आ चुका था बहुत अच्छे खासे स्टैंडर्ड लेवल पे। और भू अनुदान प्रणाली में व्यापक गिरावट आई। और फिर आपका है कि भाई भू अनुदान प्रणाली में व्यापक गिरावट आई। तो देखिए, व्यापक गिरावट नहीं, भूदान दिए गए इस समय, बहुत दबा के दिए गए, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रीय शासक थे और उन्हें यहाँ पर देवी अधिकार चाहिए थे। जब मंदिर और ख़ास तौर पे वहाँ उस समय की धार्मिक संस्थाएं, ये बहुत सारी आप उपाधियाँ सुनते होंगे छोटे छोटे राजाओं की, महाक्षत्रप, महाराजाधिराज, गजबेटकर, ये सब क्या था? ये सब जनता पर एक तरह से प्रभाव लाने के लिए कि भाई ईश्वर की हमें अनुमति है कि हम आपके शासक हैं। तो फिर जनता भी क्या है कि देवीय शक्तियों से डरती है, प्राकृतिक मतलब विपदाओं से डरती है, सूखे से डरती है, बाढ़ों से डरती है। तो ये सारी प्रणाली उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो भू अनुदान प्रणाली में व्यापक गिरावट नहीं आई, जबकि भू अनुदान काफ़ी बड़े स्तर पे दिए गए। ना जाति समूह का यहाँ पे मतलब नए जाति समूह का आपका उदय, ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। बहुत सारी संकर जातियाँ इस समय आपकी आ गई थी। चौल काल में अग्रहारों के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। तो ये ब्राह्मण गांव जो थे यही आपके अग्र गांव से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाली भाषा का विकास, मतलब ये आपका बौद्ध धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति को क्या दिया गया है? तो आपके बौद्ध धर्म के द्वारा भारतीय संस्कृति को दी जाने वाली चीज़ों में पाली भाषा का विकास, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ठीक है, माध्यमिक यहाँ पे मतलब ये जो आपके शिक्षा के केंद्र थे ये सारे विकसित हुए। अब आपको ये बताना है कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये तीनों जो आपके विश्वविद्यालय थे ये खास तौर पे किस किस शासक ने बनवाए थे? कमेंट्स में इसका जवाब दीजिए। और अहिंसा की अवधारणा जो थी वो आपकी, क्योंकि ये जीवों पर दया की बात करते थे। तो कुल मिला के आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। गुप्त साम्राज्य के पतन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ? तो उस समय आपके मौखरी वंश हो गया, पुष्यभूति हो गया, मैत्रक हो गया, ये तीनों शासक जो हैं आपके गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, मतलब आपके लेटर गुप्ता जो पीरियड है उसमें मौखरी, पुष्यभूति और मैत्रक तीनों थे। इसे बहुत ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। प्राचीन भारतीय भाषाओं और लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि की व्याख्या जेम्स प्रिंसेप द्वारा की गई है। और अशोक के शिलालेखों को लिखने में अरामाइक लिपियों का प्रयोग किया गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके जो हैं सही हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में पश्चिम गंग शासक जो थे इनके संदर्भ में आपको सही कथन बताने हैं। पहला, ये सातवाहन के समकालीन थे। तो ये सातवाहन के समकालीन नहीं थे। इन्होंने दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र में शासन किया, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने मुख्यतः जैनों को भूमि अनुदान दी, तो ये भी सही है, जैन अनुदान उनसे जुड़े हुए थे ये। मौर्योत्तर लेटर मौर्यन पीरियड जो है इसमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपके निम्नलिखित में से किन का प्रयोग किया गया था? तो देखिए, हल के माध्यम से कृषि का करना, क्योंकि लोहा तो इस समय तक आपका बहुत बिल्डअप हो चुका था। धान की रोपाई पद्धति आ चुकी थी और यही कारण था यहाँ पे कि बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हुई, क्योंकि जब भोजन होगा खास तौर पे हैवी कार्बोहाइड्रेट वाला तो लोगों के पास एनर्जी होगी। तो यहाँ पे धान की रोपाई जो थी, धान की रोपाई टेक्निक से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन का असर आपकी पॉपुलेशन पे पड़ा और जितनी पॉपुलेशन थी उससे बहुत सारे व्यापार, बहुत सारी ग्रीडें, बहुत सारा यहाँ पे जो व्यापार की गतिविधियाँ थी और या फिर एक तरह से श्रम का वर्गीकरण जो था बहुत मतलब बड़े लेवल पे स्टार्ट हो चुका था। यही कारण था यहाँ की समृद्धि का भी। कुओं और तालाबों के माध्यम से सिंचाई करना, क्योंकि इस समय आपके सिंचाई यंत्र बनाने शुरू कर दिए गए थे। तो आपका 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित आपके स्टेटमेंट्स पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो पहला, इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है, तो ये सही है। इन्हें स्तूपों की परिक्रमा पथों या तोरण द्वारा चित्रित किया गया है। तो आपके जो तोरण द्वार होते थे, आपके जो स्तूप बनते थे, उनकी जो शुरुआती जो आपके प्रवेश द्वार है वहाँ पे भी इन्हें परिक्रमा पथों पर ये सारी आपकी कथाएं आपको मिलेंगी।
तो आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण नहीं है? तो देखिए पहला है कि भाई परिधीय क्षेत्रों में लोहे के औजारों हथियारों का प्रसार, तो ये है। अशोक की नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, जैसे कि मतलब आप जानते हैं पुष्यमित्र शुंग। और विशाल सेना के रखरखाव के कारण वित्तीय संकट भी था, क्योंकि बहुत चारों तरफ बहुत सारे युद्ध थे और उसके बहुत सारे खर्चे थे। उत्तर पश्चिम सीमा से सिकंदर का आक्रमण, तो आपको याद होगा कि जो सिकंदर थे वो यहाँ इनके समकालीन नहीं थे, जिसमें मौर्य साम्राज्य के लास्ट में आपके वहाँ पे ये बहुत ही शुरुआती स्तर पे, खास तौर पे जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उनसे भी थोड़ा सा पहले पीरियड में आपका यहाँ पर जो सिकंदर है उनकी बात है। तो ये आपके बाद के पीरियड की बात हो रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट है, यहाँ से कोई तालमेल नहीं खाता। राष्ट्रकूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामपति और ग्राम लेखाकार का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था, तो ये कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और सामंती प्रशासन का पूर्ण अभाव था, तो सामंती शासन तो इस समय काफ़ी ज़्यादा था, बिल्डअप था, तो उसका अभाव नहीं था। और जो ग्रामपति और ग्राम लेखाकार होते थे ज़्यादातर ये वंशानुगत रहते थे। निम्नलिखित युग्मों में विचार करना है, जैसे कि आपका चित्रित धूसर मृदबांड है, गैरिक मृदबांड है, और उत्तरी जो आपके नॉर्थ ये ब्लैक जो आपके पॉलिश वाले वेयर हैं, ये आपके देखिए यहाँ पर सुमेलित करने वाला है कि कितने युग्म आपके सुमेलित है। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका चित्रित धूसर मृदबांड है ऋग्वेदिक काल का, ये तो आपका सुमेलित है। बाकी गैरिक और उत्तरी काल ये दोनों वाले जो है आपके सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए आपका स्टेटमेंट एक ही यहाँ पे फॉलो होगा। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उत्तर भारत के मौर्य पूर्व अवधि जो है आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व? तो यहाँ पे देखिए आहत आपके सिक्के, श्रेणी व्यवस्था, धान रोपाई की तकनीक, ये जो तीनों आपके हैं, ये तीनों स्टेटमेंट आपके जो हैं सही है। कि मतलब जो आपकी उत्तर भारत में मौर्य के पूर्व अवधि में आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में यहाँ पर आपकी जैसे आहत सिक्के थे, श्रेणी व्यवस्था थी और धान की रोपाई तकनीक उस समय शुरू हो चुकी थी आपकी 600 से 300 BC। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही है। निम्नलिखित युग्मों में आपने बताना है कि कौन से सही सुमेलित है। तो देखिए पारुषणी जो है ये रावी नदी है, झेलम नहीं है, तो पहला गलत है, बाकी दोनों आपके यहाँ पे सही है। तो ये जो आपका पारुषणी है ये आपकी रावी रिवर है, रावी है ये, ठीक है। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन से सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, शक संवत महानतम शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने आरंभ किया था। तो शक संवत जो है आपका रुद्रदामन फर्स्ट का इन्होंने आरंभ किया था, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और कुषाण वंश की स्थापना जो है कनिष्क द्वारा की गई है, तो कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क द्वारा नहीं की गई है। भारत में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो है ये गोंडो फर्निस के दरबार में आए थे, ये स्टेटमेंट आपका सही है। और हिंद यवन शासक मिनांडर ने जैन धर्म को अपना लिया था, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। इसकी प्रॉपर आप जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये सारे स्टेटमेंट आपको क्लियर होंगे। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए व्यापार धन के उपयोग के बिना वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। हड़प्पा वासियों को समुद्र का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है। बहुत सारी सैलखड़ियाँ और मूर्ति आपके कई सारी नाव के चित्र वगैरह मिलते हैं और व्यापार के कई सारे आपके एग्जाम्पल हैं, जैसे मेलुआ वगैरह शब्द ये कई हमें सुनाई देते हैं। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। समुद्रगुप्त के शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विष्णुसेन ने इलाहाबाद में एक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका कथन जो है सही है? तो विष्णुसेन ने इलाहाबाद में एक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की सैन्य प्रशस्ति और चीनी यात्री फायान समुद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो आपको याद होगा कि जो आपके फायान थे ये समुद्रगुप्त के टाइम पे नहीं आए थे और विष्णुसेन ने आपकी इलाहाबाद के स्तंभ की प्रशस्ति नहीं लिखी। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि आखिर आपकी ये जो प्रशस्ति है, आपकी इलाहाबाद के जो स्तंभ की जो प्रशस्ति किसने लिखी है और समुद्रगुप्त के समय में कौन थे और आपके फाहियान किसके समय में आपके आए थे। संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संगम साहित्य के अंतर्गत अहम व्यक्तिपरक प्रेम से संबंधित कविताओं को संदर्भित करता है, सही है। संगम साहित्य के अंतर्गत पूर्व सभी प्रकार की भावनाओं, मुख्य रूप से राजाओं की वीरता और महिमा और अच्छाई बुराई से संबंधित है, पूर्व, ये सही है आपका स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? हमेशा पहले आपने क्या करना है कि जो आपकी क्वेश्चन टेल है इसे आपने सबसे पहले पढ़ना है। तो राष्ट्रकूट तेलुगु और कन्नड़ कवियों के महान संरक्षक थे। तो राष्ट्रकूट जो थे इन्होंने तेलुगु और कन्नड़ कवियों को संरक्षण दिया।
पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अपभ्रंश के कवि स्वयंभू राष्ट्रकूट दरबार के कवि थे, तो स्वयंभू याद रखिए राष्ट्रकूट के दरबार में थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की धातु की मूर्तियां, जो धातु की आपकी मूर्तियां थी, इसके संदर्भ में यहाँ पर आपका स्टेटमेंट बताना है कि भाई यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो धातु की मूर्तियां बनाने में बालू मतलब सैंड कास्टिंग सर्वाधिक प्रचलित। देखिए सर्वाधिक प्रचलित आपकी सैंड कास्टिंग जो थी वो नहीं थी, केवल मानव आकृतियां नहीं बनी हैं। उत्तरकालीन हड़प्पा और ताम्र पशाणिक स्थल धातुओं की ढली मूर्तियों का अभाव था। तो तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, जस्ट अपोजिट है ये। पहलव शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो पहलव शासकों ने दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पर अपने आधिपत्य को स्थापित किया, ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। बाकी ये मतलब इसमें आपके जो पहलव थे, गोंडोफर्निस हो गया, मूल स्थान इनका ईरान था, और ये आपके सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचारक जो थे वो इनके टाइम पे आए भी थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन ये चौथा स्टेटमेंट आपका जो है दक्षिण भारत का बड़ा क्षेत्र, ये गलत है। 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो देखिए पूर्व दिशा के राजाओं को सम्राट संबोधन किया जाता था। दक्षिण दिशा में जो आपके यादव राजा के राजाओं के लिए बोझ संबोधन का प्रयोग किया जाता था, और मध्य देश जैसे कि कुरु पंचाल कौशल के राजाओं के लिए राजा शब्द प्रयोग किया जाता था। उत्तर दिशा में हिमालय क्षेत्र के राजाओं के लिए स्वराट शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये स्टेटमेंट आपका स्वराट वाला गलत है। तो आप बताएंगे कमेंट्स में कि स्वराट आखिर किस दिशा के शासकों को बोला जाता था। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को बताना है कि कौन सा वाला आपका असत्य। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन टेल को पकड़िए। हड़प्पा से मेसोपोटामिया को सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, मसाला, हाथी दांत निर्यात किया जाता था। अभी बात हुई थी कि भाई समुद्री व्यापार था कि नहीं था, तो देखिए ये प्रमाण है आपका कि ये सारी वस्तुएं भेजी जाती थी। मोहनजोदड़ो लोथल से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। तराजू का पलड़ा किस लिए इस्तेमाल होता है या भली भांति जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो लोथल से आपको हाथी दांत के बने तराजू मिले हैं। और सारगोन के सुमेरियन लेख में माकन, मकरान तट और मेलुआ आपके इसी क्षेत्र के लिए बोला जाता था, हड़प्पा के सिंधु क्षेत्र। और माकन मकरान तट वाला क्षेत्र हो गया आपका, के बीच व्यापार का जिक्र मिलता है। देखिए सारगोन में जो सुमेरियन अभिलेख है इसमें भी जिक्र मिलता है, तो ये साक्ष्य है कि भाई हमारा व्यापार था उस समय। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। पश्चिम एशिया के विषय में सिंधु सभ्यता के लोगों को अधिक जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं है, उन्हें जानकारी थी, हमारे व्यापार थे। प्रूफ क्या है, सारगोन का सुमेरियन लेख इसका प्रमाण है, और कई सारे हमारी जो सेलखड़ी या जो हमारी मुद्राएं हैं उस पर कई सारे जहाज या फिर उस तरह के व्यापार के साक्ष्य हमें मिलते हैं। हड़प्पा के सामाजिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए हमेशा आपको क्वेश्चन जो टेल है, पूंछ है, ये सबसे पहले पढ़नी है। तो हड़प्पा के सामाजिक संगठन के बारे में गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला, सिंधु घाटी के नगर नियोजन में ठोस योजना और बस्तियों के निर्माण में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है, सही है। पुरातात्विक सामग्री से किसी राजा के अस्तित्व का संकेत मिलता है। तो पुरातात्विक सामग्री के आधार पर किसी राजा के अस्तित्व का आलेख यहाँ पे नहीं मिलता। और निर्माण में एकरूपता सुदृढ़ राजतंत्र के अस्तित्व का संकेत है। और सिंधु राजतंत्र पर धर्मतंत्र का गहरा प्रभाव था। संभवतः जो सिंधु राजतंत्र था उस पर धर्मतंत्र का गहरा प्रभाव है, इसके साक्ष्य हैं। महापौराणिक लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिण तमिल प्रदेश में कलश शवदान जो था आपका प्रचलित था। कलश में पूरे वो जो आपके अस्थि अवशेष होते थे उन्हें रख के दफनाया जाता था। तो दक्षिण में ये वाला भी आपका जो टाइप है कलश शवदान, ये प्रचलित था। और प्रायद्वीपीय भारत में काले और लाल मृदमांड जो थे इसका प्रचलन अधिक था। तो प्रायद्वीप भारत में काले लाल मृदमांड का प्रचलन था, और ये कलश शवदान आपका दक्षिण की तरफ ज़्यादा प्रचलित था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पांड्य राजा के संदर्भ में यहाँ पे सही स्टेटमेंट बताने हैं। तो देखिए पहला ये कि ये सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है, ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसकी राजधानी महाबलीपुरम है, ये गलत है। आपको कमेंट में बताना है कि आखिर पांड्य राजाओं की राजधानी कौन सी थी। इसे मोतियों का देश कहा जाता है, और यहाँ समाज मात्र सिद्धात्मक था। ये आपके तीसरा चौथा स्टेटमेंट भी सही है। सुदूर दक्षिण राज्यों के व्यापार के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इनका व्यापार गोल मिर्च हो गई आपकी, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है आपका कि गोल मिर्च और आपके हाथी दांत और मोतियों की मांग के कारण समृद्ध था ये क्षेत्र, ये सही है। इनका व्यापार केवल पश्चिम में यूनान और अरब से था। देखिए केवल शब्द वैसे भी आप देखे होंगे, ज़्यादातर एक्सेसिव जो आपके स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है, लेकिन हमेशा केवल गलत नहीं होगा अगर किसी स्थान विशेष के बारे में है। जैसे मान लीजिए किसी शासक के जो आपके सिक्के हैं वो एक ही स्थान से मिले हैं, तो अगर लिखा हो कि भाई ये केवल आपके तिरुवनंतपुरम से मिले हैं तो फिर वो सही भी हो सकता है। लेकिन कई बार जो आपके स्टेटमेंट होते हैं, इन्फॉर्मेशन के स्टेटमेंट होते हैं,
जो कि संभव नहीं है एक तरह से, मतलब अपने आप को बहुत सीमित रखना, तो फिर ये आपके स्टेटमेंट कई बार गलत चले जाते हैं। और केवल जो ओनली शब्द है ये आपका एक्सेसिव लिमिट के लिए आता है, लेकिन आपको देखना है कि वो लिमिट आखिर क्या है, किस चीज़ को रखा गया है। संगम ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, तोलक्कापियम व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है, तो तोलक्कापियम जो है व्याकरण का ग्रंथ है। और फिर देखिए सेकंड है आपका तिरुकुरल जो है दार्शनिक विचार की सूक्तियां हैं, और शिलप्पाधिकारम जो है प्रसिद्ध महाकाव्य है यहाँ का। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपने बताना है कि तोलक्कापियम, आपका तिरुकुरल और शिलप्पाधिकारम, ये तीनों के राइटर कौन है। तीनों के राइटर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, इसी बहाने आपके ये याद हो जाएंगे। तोलक्कापियम व्याकरण का, तिरुकुरल आपका दार्शनिक, और शिलप्पाधिकारम महाकाव्य है आपका। और तीनों के राइटर कौन है ये आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। भारत पर यूनानी प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भारतीयों ने यूनानियों से सीखा है। और यूनानियों ने सेना के लिए सेनानी शासन जो था, मिलिट्री गवर्नरशिप की पद्धति शुरू की थी। और आपका जो आपका स्ट्रेटेगोस है, ये सेना में नियुक्त सेनानी को ही कहते हैं, आपका स्ट्रेटेगोस, ये उस समय के शब्द हैं आपके। तीनों स्टेटमेंट आपके जो हैं सही है। ध्यान से देखिए, क्योंकि भारत पर यूनानी प्रभाव में ये तीनों प्रभाव भी हैं, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र का हमें इनसे ज्ञान हुआ, और आपका जो सेनानी शासन था मिलिट्री गवर्नरशिप, और जो स्ट्रेटेगोस है सेनानी शब्द, ये उस समय इस्तेमाल होता था। कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथों के संदर्भ में आपको बताने हैं यहाँ पर स्टेटमेंट। पहला ये है कि दिव्य अवदान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन है, तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है दिव्य अवदान, ये आपका नेपाली मतलब साक्ष्य है, ये सही है। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी, और चरक संहिता शल्य चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। शक और विक्रम संवत के संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट बताने, और पहले भी शक संवत के संदर्भ में एक स्टेटमेंट आया था, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला यहाँ पर जो आपके यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो विक्रम संवत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने 78 ईस्वी में शकों पर अपनी विजय के बाद स्टार्ट किया था। तो देखिए ये 78 वाला जो है ना, ये आपका विक्रमादित्य जो है उज्जैन के, इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था शक संवत जो है आपका। और शक संवत जो है कनिष्क ने 57 ईसा पूर्व में आपका चलाया था, ये आपका जो है यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी इन्होंने इंटरचेंज कर रखा है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शक संवत का प्रयोग में लाया जाता है, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसे ध्यान से सुन लीजिए आप। 57-58 ईस्वी में आपके जो उज्जैन के शासक थे, जो अपने आप को विक्रमादित्य कहते थे, उन्होंने शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 57 आपकी BC, मतलब आपकी 57 जो ईसा पूर्व है, उसमें विक्रम संवत आपका स्टार्ट हुआ है। ये विक्रम संवत जो है आपका, ये 57 ईसा में स्टार्ट हुआ है, जबकि शक संवत जो है आपका, ये कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट में आपकी इन्फॉर्मेशन को इन्होंने चेंज किया है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, लेकिन किसने स्टार्ट किया वो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 49 पे। भारत में शक आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार देना है कि भाई कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला, शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी शाखा जो थी मथुरा में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो देखिए तक्षशिला राजधानी इनकी खासतौर पे मथुरा शाखा की नहीं थी, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक जो है रुद्रदामन है, आपको जूनागढ़ इनका अभिलेख याद होगा, और भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख इन्हीं का है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, क्योंकि जूनागढ़ आपका संस्कृत में था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। तो मिलिंद पन्नो ने मिनांदर और नागसेन के बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तरों का एक संकलन है। मिलिंद पन्नो जो है ये रचना है इन दोनों के आपसे डिस्कशन की। और हेलेनिस्टिक कला का संबंध जो है ईरानियों से है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है गलत है हेलेनिस्टिक का। यूनानी, भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है। तो देखिए भारत पे जो मध्य एशियाई लोगों के जो आक्रमण हुए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले आपके कौन आए थे, यूनानी आए थे, फिर आपके शक आए थे, फिर आपके पहलव है जो आपके गॉड ऑफ फर्निस आपने सुना होगा नाम, ठीक है, जिनके टाइम पे आपके वो मतलब कि सेंट आए थे। तो ये आपका पहलव जो है ये आपका है। फिर लास्ट में आपके कुषाण है, क्योंकि ये आपका जो कुषाण है ये इधर जो कनिष्क का जो फेस था आपका AD वाला इधर आगे थे। गणेश्वर, जोधपुरा संस्कृति आपकी खेतड़ी राजस्थान के क्षेत्र की है, ठीक है, खेतड़ी आपका क्षेत्र है। 6ठी सदी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में बताना है यहाँ पे कि कौन से स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन टेल आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके चलते आपके 2 से 3 क्वेश्चन गलत होंगे और 1/3 नेगेटिव है।
आप 4 क्वेश्चन के लॉस में तो सिर्फ ध्यान से ना पढ़ने के चलते चले जाते हैं, तो आपने इस बात पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? 6ठी सदी ईसा पूर्व जो आपके 600 BC थी उसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट, आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए थे, ठीक है। सेकंड है, सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा का था, ऐसा नहीं है, जो आपकी श्रेणियां थी वो भी अपने सिक्के निकालती थी। और शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानियों ने शुरू किए थे, ये सही है और पहला स्टेटमेंट सही है। और सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए, ये स्टेटमेंट आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों पर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन से आपके यहाँ पे सुमेलित हैं? तो देखिए, गहपति जो था जमींदार, वेलार बड़ा जमींदार और उलवर आपका हलवाहा था। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, सुमेलित है। 6ठी से 14वीं आपका देखिए 6 से आपके 4th शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? देखिए, पहली तो यहाँ पे अच्छी उपज, क्योंकि यहाँ पर देखिए धान की रोपाई तकनीक जो थी आ चुकी थी और लोहा भी इस समय बिल्डअप था। आपके लोहे के जो यंत्र थे, हल वगैरह लोहे के सब अवेलेबल थे। लोहे की खदानें थी जिससे शस्त्र वगैरह ज़्यादा बनाए जा सके और धान की ज़्यादा पैदावार होने से मतलब जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी और एक बड़ी सेना मिल पाई भविष्य में। और गंगा और उपनदियों के कारण यहाँ पे आवागमन भी काफ़ी सुलभ था नदियों के द्वारा, और जंगली क्षेत्रों में हाथियों की उपलब्धता भी थी जो कि युद्ध में, खास तौर पे मैदानी क्षेत्र के युद्ध में बहुत ही मतलब मजबूती देते थे सेना को। तो ये चारों कारण जो है आपके सही है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार, अजीत केश कैम्बलिन इसके प्रमुख विद्वान थे। तो ये आपका जो है पूरा ये लोकायत जो है आपका लोकायत, निम्नलिखित में से आपका लोकायत संप्रदाय के बारे में अजीत केश कैम्बलिन इसके प्रमुख विद्वान थे और इन्हें सामान्यतः भौतिकवादी संप्रदाय भी माना जाता है। बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म बताने हैं। देखिए, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में देखिए प्रथम उपदेश दा और कुशीनगर में निर्वाण था। तो ये दोनों स्टेटमेंट लास्ट के 2 और 3 जो फॉलो नहीं है, केवल एक युग्म पहले वाला ही सही सुमेलित है। चोल काल में आपका पेरुंदनम, पेरुंदनम, शिरुद्रनम, ये शब्दों का जो प्रयोग हुआ है कि शिरुद्रनम क्या था, पेरुंदनम क्या था, तो देखिए ये उच्च और निम्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए यूज होता था। पेरुंदनम जो थे वो उच्च थे और जो आपके शिरुद्रनम थे ये आपके निम्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए है। कैलाश मंदिर के संदर्भ में कथनों पर बात करनी है। तो देखिए, पहला ये क्या है? पहला ये कि भाई कैलाश मंदिर आपका एलोरा में है, बिल्कुल सही। इसका निर्माण चालुक्यों ने 8वीं सदी में कराया था, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। और ये चट्टानों को स्वतंत्र रूप से लाकर बनाए गए मंदिरों का प्रथम उदाहरण है। तो स्वतंत्र रूप से लाकर चट्टान ये नहीं बनाया गया है। ये सेकंड आपका जो सेकंड थर्ड है ये आपके दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। तो मित्रों, इसके संदर्भ में ध्यान से देखिए, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसका निर्माण चालुक्य नहीं बल्कि कृष्ण प्रथम ने करवाया था, आपके राष्ट्रकूट शासक ने। और ये चट्टानों को स्वतंत्र रूप से लाके नहीं, एक ही आपके पूरे पत्थर को तराश के, पूरे पहाड़ को तराश के बनाया गया मंदिर है। और इसे बनाने में बहुत समय लगा था और बहुत बड़ा धन लगा था, और इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि एक ही बड़े चट्टान को काट के यहाँ की मूर्ति भी आपकी विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका पहला जो स्टेटमेंट है वही सिर्फ सही होगा। राजराज प्रथम द्वारा आपके गंगे कोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये बताना है। तो देखिए, गंगे कोंडचोलपुरम जो है राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, और राजेंद्र प्रथम द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तो गलत है, ये राजराज प्रथम थे। तो ये इंटरचेंज हो चुकी है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके गलत दे रखे हैं। ये गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की अद्वितीय देन है। मतलब ये गुफाओं के संदर्भ में विवरण दे रखा है, बताना है कि ऑप्शन में आपके जो चारों में से कौन सी गुफा है। तो बाघ गुफाओं के संदर्भ में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई इन गुफाओं में बुद्ध बोधिसत्व चित्रों के अतिरिक्त राज दरबार के संगीत दृश्य हो गया, पुष्पमाला दृश्य हो गया। तो ये पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित जो दी गई आपकी गुफा चित्रकलाएं हैं इसमें से पुष्पमाला दृश्य जो है किस में मिला है। मतलब पुष्पमाला का जो दृश्य है, जैसे पुष्पमाला करवाई जाती है शादी विवाह के संबंध में, तो वो जो मूर्तियां हैं, पुष्पमाला दृश्य हो गया, संगीत दृश्य हो गया, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपकी बाघ की गुफाओं में। ये याद रखिए, ये दोनों आपके संगीत दृश्य और पुष्पमाला दृश्य जो है बाघ की गुफाओं में है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस शासक ने लिच्छवी के दोहित्र का अंकन अपने सिक्कों पर कराया था? समुद्रगुप्त ने करवाया था। रानी की वाव जो है इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे असत्य है। तो रानी की वाव गुजरात राज्य, और इसके चित्र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 रुपए के नोट पे भी चित्रित किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में भी इसको सम्मिलित किया है। तो यहाँ पर कौन सा असत्य है? कोई भी नहीं, तीनों सही है। शून्यवाद का जो प्रवर्तक है ब्रह्मगुप्त को माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, शून्यवाद के प्रवर्तक जो हैं आपके ब्रह्मगुप्त नहीं है, क्योंकि मित्रों जो आपके शून्यवाद का सिद्धांत है ये नागार्जुन का है, और जिसमें संसार को शून्य और उसके सब पदार्थों को सत्ताहीन माना गया है।
ये विज्ञानवाद से बिल्कुल भिन्न है। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो ब्रह्मगुप्त लिखा हुआ है नागार्जुन के स्थान पे, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। और आपका जो है आर स्टेटमेंट कि शून्य का प्रयोग ब्रह्मगुप्त रचित ग्रंथ ब्रह्मास्फुट सिद्धांत में पाया गया है, तो ये सही है आपका। ये इनके मतलब ग्रंथ में जरूर इसके संदर्भ में शून्य का प्रयोग हुआ है, लेकिन शून्यवाद का जो प्रवर्तक है ये नागार्जुन है, जो संसार को शून्य और उनके सब पदार्थों को सत्ताहीन मानते हैं। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है। फालुन गोंग जो उत्सव है आपका, इसके संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सत्य है। देखिए क्वेश्चन टेल आपको मित्रों बार बार पढ़नी है, आदत बना लीजिए, हर प्रश्न पे पहले जाके देखिए कि कुछ ऐसा लिखा तो नहीं कि गलत या सत्य क्या है। तो फालुन गोंग आपका उत्सव जो है, इसके संदर्भ में स्टेटमेंट जो है पहला कि यह एक आध्यात्मिक व्यायाम पद्धति है, तो सही है। यह भारत की प्राचीन प्रतिबंधित योग विद्या है, तो ऐसा नहीं है। मित्रों बेसिक आपका अगर आप देखेंगे, जो आपका फालुन गोंग उत्सव है ये मनाया जाता है चाइना में। तो फालुन गोंग या फालुन दफा जो है ये आपकी उच्च स्तर की साधना अभ्यास की एक पद्धति है, जो चाइना में काफ़ी मतलब बिल्डअप हुई और लोकप्रिय थी। अब ये शांति प्रिय होने के बावजूद भी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने माना कि भाई ये उनकी प्रभुसत्ता के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए 1999 में इसे बैन कर दिया गया चाइना में। तो ये आपकी साधना से जुड़ी हुई एक व्यायाम पद्धति है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और ये चाइना में काफ़ी बिल्डअप थी और 1999 में कम्युनिस्टों ने इसे बैन कर दिया था। और दूसरा स्टेटमेंट कि यह भारत की प्राचीन प्रतिबंधित योग विद्या है, तो गलत है, ये चाइना की है। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका यहाँ पे सही है। श्री रंगम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है। तो इसका गोपुरम एशिया में सबसे बड़ा है आपके श्री रंगम मंदिर का, तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है सही है। और यह कंबोडिया में स्थित आपके विष्णु मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए श्री रंगम जो है ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ यात्रा गंतव्य है। अब यहाँ का जो गोपुरम है ये 236 फीट ऊंचा है, 72 मीटर, जो एशिया में सबसे लंबा है। और ये आपका तमिलनाडु में है, ना कि कंबोडिया में। ये आपका जो श्री रंगम है ये आपके तमिलनाडु में है, ना कि कंबोडिया में। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। और 72 मीटर याद रखिए, ये आपका 72 मीटर इसका गोपुरम है। प्रत्यय समुत उत्पाद क्या होता है? प्रत्यय समुत उत्पाद, ठीक है, इस सिद्धांत का निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ आपका सिद्धांत। आपका जो प्रत्यय समुत्पाद है, इसका ये मानना है कि वस्तु नित्य नहीं है। वस्तुओं की उत्पत्ति अन्य कारणों से होती है, परंतु इनका पूर्ण विनाश नहीं होता, बल्कि उनका कुछ कार्य एवं परिणाम अवश्य शेष रह जाता है। तो ये आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। आजीविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि वे बैरागी संप्रदाय से संबंधित थे, जिनका उदय लगभग बौद्ध और जैन धर्म के काल में ही हुआ। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को अस्वीकार किया। उनका मत था कि नियति ब्रह्मांड का निर्धारक है, और सम्राट अशोक द्वारा उन्हें आपकी बराबर की गुफाएं भेंट की गई थी। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यहाँ पर आपके जो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ऋग्वैदिक काल के दौरान बाल विवाह सती प्रथा का प्रचलन व्यापक स्तर पे था, तो ये गलत है। यज्ञों का आयोजन मंदिरों में होता था, ये गलत है। समाज में कठोर जातिगत विभाजन था, तो ये गलत है, ठीक। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हैं इसके संदर्भ में। महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी महाजनपदों में राजतंत्र था, जिनमें वास्तविक सत्ता राजा में निहित थी, ठीक है। दूसरा, अवंती सर्वाधिक दक्षिण में स्थित आपका महाजनपद था, अवंती। और मगध का शासक अजातशत्रु गौतम बुद्ध का समकालीन था। तो ये तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है आपका कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो महाजनपदों में राजतंत्र था, राजतंत्र महाजनपदों में था जिनमें वास्तविक सत्ता राजा में निहित होती थी। तो यहाँ पे गणतंत्र के आपके पूरे साक्ष्य हैं। अवंती सर्वाधिक दक्षिण में स्थित आपका महाजनपद था। ये दोनों स्टेटमेंट आपके जो हैं यहाँ पे गलत है। यहाँ पर मगध का शासक अजातशत्रु गौतम बुद्ध का समकालीन था। तो ये आपका तीसरा वाला जो स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 आपके सही नहीं है। निम्नलिखित किस चीनी यात्री ने बौद्ध धर्मों और बौद्ध सिद्धांतों की खोज में भारत की यात्रा की तथा सियूकी नामक यात्रा का वृत्तांत की रचना की? वेनसांग का था सियूकी। निम्नलिखित में से कौन संगम युग के तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध महाकाव्यों का हिस्सा नहीं है? तो तिरुकुरल नहीं है आपका, क्योंकि अभी हमने पहले आपसे पूछा था कि तिरुकुरल क्या है, तो उसके संदर्भ में, जबकि आपका शिलप्पाधिकारम, मणिमेखले और आपका कुंडलकेशी ये सब आपके तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध महाकाव्यों में शामिल हैं। तो आपको बताने हैं कि बाकी 3 आपके महाकाव्य, इन 3 के अलावा बाकी 2 महाकाव्य कौन से हैं, और ये खास तौर पर इन सबकी रचना किसने की है। ये आप सर्च करके कमेंट्स में जरूर अपना आंसर दीजिए। सूफीवाद की चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? चिश्ती परंपरा के संतों ने सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग से प्राप्त होने वाले उपहारों अनुदानों को स्वीकार नहीं करने के स्तर तक उनसे दूरी बनाए रखी।
ठीक। और इन संतों ने आम लोगों के साथ स्वयं की पहचान को बनाए रखा और आम लोगों की ओर से ईश्वर के साथ आध्यात्मिक मध्यस्थता करने से स्वयं को पूरी तरह पृथक रखा। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके जो हैं यहाँ पे सही नहीं है। एक प्रसिद्ध मध्यकालीन भारतीय नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, कि यह कृष्णा तुंगभद्रा के बेसिन में है, दुर्गीकृत नगर की दीवारों में गारे और जोड़ने के लिए किसी वस्तु सीमेंटिंग एजेंट का उपयोग नहीं हुआ है यहाँ पे, और विरूपाक्ष मंदिर के लिए भी ये फेमस है। तो ये हम्पी का आपका विरूपाक्ष मंदिर है और यहाँ पर दुर्गीकृत नगर की दीवारों को गारे से बनाया गया और कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बेसिन में, हम्पी आपका इसका सही आंसर है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बताने हैं। तुलुप वंश के हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये आपके तुलुप वंश के नहीं थे। और यहाँ पे देखिए विजयनगर के सम्राटों ने वराह नामक सोने के सिक्के जारी किए, तो वराह इनके सोने के सिक्के थे। और विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा और सती प्रथा प्रचलित थी और आपके अलसानी पेदन जो थे कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज में शामिल थे। और अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर अहोल का ये जो मंदिर है आपका, ये यहाँ पर इस समय बनाया गया था। तो आपको बताना है कि ये जो हरिहर बुक्का है ये किस वंश के थे, तुलु वंश के नहीं थे, तो ये किस वंश के थे। तो मित्रों इस तरह से हमने प्राचीन भारत के 75 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस किया। अब प्रयास किया जाएगा कि हर अगला टेस्ट बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छा हो, और ख़ास तौर पे शुरुआती आपको 6 से 7 वीडियो जो है वो मेरे जो यहाँ के ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ एक तरह से सेट को ओवर आपके थ्रू करने के लिए कि आप लोग भी एक बार देख पाएँ कि भाई जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ है उसमें प्रश्नों की गुणवत्ता कैसी है और किस तरीके का, किस स्टैंडर्ड का हमने टेस्ट बनाया है। तो मित्रों आप लोग अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अब ये लगभग हमने टोटल जो आपसे कहा है 70 वीडियो आपको आपकी परीक्षा से 10 दिन पहले तक सारी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और प्रयास रहेगा कि एक एक दो दो वीडियो रोज आपको ये 75 क्वेश्चन की देखने को मिले। एक वीडियो तो कंफर्म है, कभी कभी हम इसके 2 वीडियो चैनल पे शेयर करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। बाकी मित्रों कल आप लोग 31 जुलाई का आपको पूरे मंथ का 31 दिन का पूरा करंट अफेयर आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। आप जुलाई के करंट अफेयर को बहुत ध्यान से देखिएगा। और हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज 5 अगस्त से आपका फिर से न्यू आपका बैच 40 टेस्ट का स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसकी इन्फॉर्मेशन है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके किस तरीके से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है उसके सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो मित्रों वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों से भी लाइक करवाइए, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती इनिशिएटिव है और आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है।